मेरा नाम सीके चौधरी से लोग जानते हैं, ऐसे पूरा नाम चंद्रशेखर कुमार चौधरी है। मैं रिटायर फ्रॉम आर्मी एमयू, जिसको आप सब लोग जानते हैं, जहां से राजवर्धन सिंह राठौर, विजय कुमार, जीतू राय, गुरप्रीत सिंह जो एक ओलंपियन तैयार हुए हैं, वही यूनिट से हूं। एज ए व्यक्तिगत परफॉर्मेंस हमने हर वो इंटरनेशनल नेशनल खेला है, केवल ओलंपिक खिलाया है। ओलंपिक मैंने खुद नहीं खेला। हमने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, वर्ल्ड मिलिट्री, मतलब ऐसे जितने भी इंटरनेशनल है, हर टूर्नामेंट में भाग लिया है। मेरा लास्ट एज ए इंटरनेशनल आर्मी के तौर पे 2016 रियो, हम अपने टीम के साथ गए थे, जिसमें जीतू राय, गुरप्रीत सब शामिल थे। और उसके बाद मैं रिटायर हुआ हूं 31 दिसंबर 2016। 1 जनवरी 2017 से मैं सिविल ऑर्गेनाइजेशन में एज ए कोच कर रहा हूं। और आज तक आप जैसे सभी लोगों को एक ही मेरी ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा देश के लिए ओलंपिक के पदक लाया जाए। ये मेरी एक व्यक्तिगत रोड मैप है। मेरा सेल्फ जो है एक फिक्स टारगेट है। उसी मिशन के लेकर के मैं आप सबके सामने आज हूं। पिस्टल इवेंट में मैंने 2010 कॉमनवेल्थ, 2011 एशियन गेम्स, ऐसे सारे टूर्नामेंट है जो हमें सौभाग्य मिला देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। और 2010 कॉमनवेल्थ में मैंने सिल्वर मेडल भी लिया था। एज ए कोच हमने ऐसे एथलीट को ग्रास रूट से लेकर के एक चैंपियन तक हमने बहुत लंबे टाइम में तैयार हुए जो एथलीट है, जो आप सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जान रहे होंगे। ये कोई आज की दौर में सोशल मीडिया के जमाने में सब लोग कोचेज की इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनको पहले आने से पहले सब लोग सर्च कर लेते हैं कि कौन क्या है, कहाँ का है, कैसे है, सब कुछ। तो आज उस बच्चों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये जरूर आपको भरोसा देना हम चाहूंगा कि 2028 के ओलंपिक में मेरे स्टूडेंट जरूर कोटा लेके आएंगे पिस्टल में। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने उसको उस हिसाब तैयार किया है। एक चीज और है, जरूरत नहीं है कि ओलंपिक के मल्टी गोल्ड मेडलिस्ट एक अच्छे आपको टीच कर सके। एक आपके नेशनल लेवल के भी कोच जो है वो आपको ओलंपिक तक पहुंचा सकते हैं। तो आपको एक भरोसा होना चाहिए आपके कोच के ऊपर। ओके, ये सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जरूरत नहीं है कि ओलंपियन ही आपको ओलंपिक लेके जाएगा। एक नेशनल पार्टिसिपेट किया हुआ कोच भी अगर आपको सही तरीके से वॉच कर रहा है और आप उनको समझ पा रहे हो, तो आपको वो ओलंपिक लेके जा सकते हैं। बट हमेशा कोच और एथलीट की जो हार्ट बीट एक जैसा होना चाहिए। ओके, तो ये मेरा थोड़ा सा लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, सॉरी। अभी मैं चाहूंगा कि एक एक करके छोटे से अपना नाम, इवेंट और क्या कुछ और आप बताना चाहते हैं छोटे से, तो थोड़ा सा क्विक क्विक हो जाए इंट्रोडक्शन। सर, मेरा नाम नीरोजा रॉय है और मैं टीम में। और कितने साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं आप? 2021 से पिस्टल कर रही हूँ और उसके बाद राइफल कर रही हूँ। मेरा नाम सौम्य बैनर्जी है। मेरा इवेंट है टीम एयर पिस्टल। आई एम ट्रेनिंग सिंस 2023। मेरा नाम अरिंदिता दे है। मैं एयर पिस्टल कर रही हूँ और मैं 1 साल से कर रही हूँ। Hi, I'm Vajra Das from 10 Air Pistol and I'm practicing for 1.5 years. Sir, I'm Madhurima. मैं लगभग अभी 3 साल
जय सर, मेरा नाम टीना तिवारी है। मैं 3 साल से शूटिंग कर रही हूँ। लास्ट 1 साल से मैं पिस्टल कर रही हूँ। मेरा इवेंट 10 मीटर एयर पिस्टल। मेरा नाम कारिका सिंह है। मैं 1.5 ईयर ओके। थैंक यू। सर, मेरा नाम प्रतिभा दर्शन। मैं 3 साल लेकर मैं 2017 से मैं पिस्टल कर रहा हूँ। पहले 1.2 to 3 लास्ट 1 ईयर से थैंक यू सर। Afternoon, sir. I'm Naumil Gupta. I've been playing. I've been playing 10 meter air pistol since 6 months. गुड। और कोई आप लोग कुछ कोई ऐसे हैं जो और इंट्रोडक्ट करना चाहे अपने आप को? नहीं, ओके, थैंक यू। पोजीशन 3 तरह के आप सब यूज कर भी रहे हैं और ये कोई गलत नहीं है, बट किस एथलीट के लिए कौन सा पोजीशन सही है वो ऑब्जर्व करके गाइड करना आपके सपोर्टर, आपकी जो कोच है उनकी दायित्व बनती है। रीजन, अभी अब मैं अपने उदाहरण किसको बुलाऊं? चलो मैं अपने उदाहरण देता हूं। कौन सा पोजीशन होगी? मतलब ऐसे क्या हम जो 5 पॉइंट था उसमें लागू है कोई? क्या ऐसे करके मैं पूरा मैच खेल सकता हूं? ये क्या कंफर्टेबल है पोजीशन? तो इस जगह क्या करेंगे? अब मेरा तो ये तो दिख ही नहीं रहा टारगेट, क्योंकि मेरा गर्दन इससे ज्यादा नहीं टर्न हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? अपना पोजीशन 45 डिग्री कर देंगे। अब तो मेरा गर्दन जो है नॉर्मली आई बॉल जो है सेंटर हो रहा है, ताकि मेरा साइड पिक्चर पूरा अलाइन हो रहा है। अब मुझे ऐसे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पोजीशन ही चेंज कर दिया। बट जब 25 मीटर में जाते हैं रैपिड फायर में, तो उसका रिकॉल में प्रॉब्लम आएगा, तो उस जगह पे 45 डिग्री का पोजीशन उतना सपोर्टेड नहीं है। बट एयर के लिए, फ्री के लिए बहुत अच्छा है। स्पोर्ट पिस्टल भी आप देखेंगे वर्ल्ड कप में भी 45 डिग्री के लड़कियां सब बहुत अच्छे चलाती है। तो 45 डिग्री पोजीशन उनके लिए है जिसका आई बॉल सेंटर में साइड पिक्चर में नहीं ऑब्जर्व होता है। वैसे ही 22 डिग्री है और वैसे ही 0 to 7 डिग्री है। 0 to 7 डिग्री उनके लिए है जो क्विक शूट करते हैं, जैसे रैपिड फायर है, स्टैंडर्ड पिस्टल, उनको रिकॉल पूरा बॉडी में चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा तो ये साइड में रिकॉल जाएगा तो कंट्रोल गन ज्यादा उछलेगा। ओके, तो ये तीनों पोजीशन सही है, गलत कोई भी नहीं है। क्लियर? क्यों पोजीशन हमें कि हमें आई बॉल साइड को सेंटर से कैसे देखेगा बिना स्ट्रेस नेक को किए हुए, बिल्कुल इजी। अब हेड पोजीशन के मैं आज बात कर रहा था। अब क्या है, आप लोग क्या कर रहे थे आज हेड पोजीशन में? रेडी हुए दोनों टुगेदर, शोल्डर भी और गर्दन भी। तो मैंने क्या चेंज किया, जो सेकंड ग्रुप है उनके लिए भी बता रहा हूं कि सबसे पहले नाउ सेट योर स्टांस फर्स्ट। स्टांस में ही हेड पोजीशन आता है। सेट योर हेड पोजीशन बिफोर लेफ्ट योर आर्म। नाउ आई बॉल बिल्कुल कांटेक्ट हो गया है, माई नेक हेड पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल। नाउ रेडी, मसल टोन एवरी से डन। स्टेप बाय स्टेप सब आएगा, क्योंकि सारे सीक्वेंस इसी में रिपीट कर दूंगा तो फिर आगे स्किप हो जाएंगे।
समझ रहे हो? तो हेड पोजीशन मस्ट बी, अगर हेड पोजीशन हमने पहले सेट कर दिया तो बिल्कुल स्टांस मेरा सही है, नहीं तो कभी कभी इसके साथ कभी मेरा यहाँ रुक जाएगा, कभी यहाँ रुकेगा, कभी यहाँ रुकेगा, कभी यहाँ, तो वो ग्रुप चेंज हो जाएगा, कोई शॉट ऊपर जाएगा कोई नीचे, कभी हम फ्रंट साइड को ऊपर से देख रहे हैं, कभी नीचे से देख रहे हैं, कभी, तो ग्रुप स्प्लिट हो गए। ओके, इसमें कोई डाउट्स? ओके, नेक्स्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हर जगह पहले क्या था, लोगों के पास ताकत के दम पे चलाते थे। जब मैं शूटिंग स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे 560 एयर पिस्टल में मारता था ना तो गोल्ड लेते थे लोग, और साल भर, क्योंकि एक ही नेशनल होता था, उसके बाद कुछ नहीं, वही महाबलंकर और वहीं पे नेशनल, और बस खत्म, और वो पूरे साल अपना इंटरनेशनल खेलते थे। अब क्या है, साल में 12 कंपटीशन हो गए, बैक टू बैक ट्रायल्स, हर बार आपको टॉप 3 में मेंटेन करके रखना है, नहीं तो रैंकिंग खत्म। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग की टाइम तो अब मिलता नहीं है, केवल टूर्नामेंट जो टॉप 3 में है, आप देखेंगे ये वर्ल्ड कप, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये वर्ल्ड कप, ये टूर्नामेंट, वो तो क्या करते हैं, वो विजुअलाइजेशन, शॉर्ट टाइम ट्रेनिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग और रिपटेशन पे काम करते हैं, क्योंकि उनके पास और ज्यादा टाइम नहीं। तो अब ये जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे इफेक्ट करता है, आज आप लोग में भी एक, मैं एक्चुअली एग्जैक्ट नाम अभी याद नहीं है, तो उनके भी था, कुछ झूल रहे, मतलब एक पांव पे 80 से 90% वेट था एक लेग पे, और एक पे 10%। तो क्या होगा, लंबे टाइम तक आप जब खड़े होंगे तो एक पैर या तो शून्य होने लगेगा या आपके दर्द होने लगेगा, तो फिर मैच क्या आप कंप्लीट कर पाओगे, आपका फोकस कहां होगा, अरे मेरा पैर दर्द हो रहा है, क्योंकि अभी तो आप स्टार्टिंग कर रहे हो। जब आप 2-2, 3-3 साल कंटिन्यू ट्रेनिंग करोगे, एक दिन में 200-200 छर्रे चलाएंगे, तो उस जगह पे आपका कोई एक पैर शून्य हो जाएगा, किसी का कुछ होगा। तो इसलिए अभी से मैं आपको बता रहा हूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे होनी चाहिए कि बोथ लेग इक्वल बाइलेस। अगर थोड़ा मोड़ा चेंज होता है कब, जब हम गन उठाते हैं तो स्लाइडली मूव टू बैकवर्ड, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, स्लाइडली मूव टू फॉरवर्ड। साइंस आप देखो ना, अगर हम आगे कोई हाथ उठाएंगे तो हमारा वेट बैलेंस, बॉडी की बैलेंस कहां जाएगा, स्लाइडली गो टू बैकवर्ड, ताकि हमारा दोनों पे बैलेंस हो। लेकिन आप लोग, आज मैं देखा तो आप लोग आगे वाले पांव पे 70%, पीछे वाले पे 30%, जो कि होना चाहिए 55% पीछे, 45% आगे, इतना। तो ये आपसे आपको ध्यान देना है लंबे रेस की घोड़ा बनने के लिए। ओके, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल आप अगर देख रहे हैं तो जैसे गन उठ रहा है तो थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहा है, दिख रहा है या नहीं। लेग की पोजीशन जो आप खड़े होते हैं वो भी डिग्री बना करके रखा हुआ है, टारगेट का एंगल, और ये क्लियर। नेक्स्ट, आईएसएसएफ 3 पॉइंट बताती है, क्योंकि आप लोग अगर फ्यूचर में आईएसएसएफ कोर्स करने जाएंगे तो बोलेगे अरे मेरे तो एक आया था वो 4 पॉइंट लिख के, यहाँ तो 3 ही है। इसलिए क्लियर बता रहा हूं, आईएसएसएफ आपको जब भी कोई कोर्स करने जाओगे तो ऊपर से 3 ही पॉइंट बताएंगे, चौथा मेरा जुड़ा हुआ है, उसके भी पॉइंट बताऊंगा क्यों जोड़ा हुआ है। 3 पॉइंट हमने टारगेट को, अच्छा बोर्ड तो है ही, अब इलेक्ट्रॉनिक्स टारगेट का फ्रेम लगभग इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स टारगेट का फ्रेम है। ओके,
अब हमने क्या इसमें क्या है, रफ, जो रफ, दूसरा जो है अप्रोच, तीसरा जो है फाइन। तीन हिस्से में हमने साइटिंग टेक्निक, जो साइड अलाइनमेंट के लिए हम गन को उठाते हैं, उसमें तीन पार्ट में हम गन को उठाते हैं। पहले जब हम रेडी होकर के पूरे सब कुछ तैयार करके क्या करते हैं, जाते हैं कहां, रफ हिमिंग एरिया। कहां तक है रफ हिमिंग एरिया, जो कॉर्नर ऊपर जो है ना, एज पर आईसीएसएफ रूल, उससे ऊपर आप गन नहीं उठा सकते। जो भी आप रेंज के जो सामने का दीवार है, उसका जो 90 डिग्री का कॉर्नर बनता है, उससे ऊपर आपका बैरल नहीं उठना चाहिए कोई सा भी रेंज पे। फायर आर्म्स में बफल लगते हैं, लकड़ी का वुडन होता है, उससे ऊपर आपका गन नहीं उठना चाहिए, जो सेफ्टी रूल। ओके, तो वहां तक, तो वो है हमारा रफ इमिंग एरिया। वहां क्या करते हैं, केवल गए और आ जाना है फाइन इमिंग एरिया। फाइन इमिंग एरिया कौन सा है, जहां पे आप साइड पिक्चर क्लियर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनना है। उठाया, आ गया कहां, अप्रोच इमिंग एरिया। अप्रोच इमिंग एरिया कौन सा वाला है, ये कहां है, इस पे कोई हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उठाया और आ गया। अब एक क्वेश्चन मेरा है आप लोगों से, सब कोच यही बोलता है साइड पिक्चर क्लियर देखो, साइड पिक्चर क्लियर देखो। आंख कितने देर तक क्लियर देखेगा, एक जो आंख है, मेडिकल के भाषा में आंख एक चीज को 100% क्लियर कितने सेकंड तक देख सकता है, कोई बोल सकता है, कितने सेकंड तक बिना पलक झपकाए। सब लोग मेरे से ज्यादा आप लोग पढ़े हुए हो, कोई कुछ भी जब तक बोलोगे नहीं, जब तक कोई फायदा नहीं है। वेरी गुड। बिना पलक झपकाए, बिना कुछ किए 8 सेकेंड ही 100% एक जैसा क्वालिटी देख सकता है मैक्सिमम। तो आप कहां से साइड पिक्चर देखना शुरू करोगे और फॉलो थ्रू तक, कि 8 सेकेंड में आपका सारा जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। रफ इमिंग एरिया, अप्रोच इमिंग एरिया या फाइन इमिंग एरिया। रफ इमिंग एरिया में कितने लोग साइड पिक्चर क्लियर करेंगे, हाथ ऊपर। फाइन इमिंग एरिया, अप्रोच इमिंग एरिया, कुछ लोग कहीं भी नहीं है। ओके, अभी मैं बताता हूं। रफ इमिंग एरिया 8 सेकेंड, अगर गए और आना है टारगेट के ऊपर जहां साइड अलाइनमेंट करना है, तो वहां भी तो 2 सेकेंड खा जाते हैं आप लोग। वहां से माइक्रो लैंडिंग करके आना है, तो क्या करना है, जब उठाते समय जाना है, बैक साइड देखिए, केवल ओनली फोकस बैक साइड। जहां पे आप आए, कहां पे, टारगेट के ऊपर जहां पे आप साइड क्लियर करते हैं, अप्रोच इमिंग एरिया, वहां पे आप रुकते हैं, वहां पे साइड क्लियरिटी, फर्स्ट पुल की फीलिंग्स एंड ब्रीथ साइकिल जो आपका है वो कंप्लीट। ओके, उसका तीसरा स्टेज है फाइन इमिंग एरिया। अब आप लोग जब ग्राउंड में जब जाएंगे, तो उस जगह आप ये चेक करिएगा कि जो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स टारगेट का जो यहाँ पे है स्विस स्कोर जो लिखा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, यहाँ पे अगर आप साइड पिक्चर क्लियर कर रहे हैं इस जगह पे, तो यहां से लेकर के यहां तक आने में कितने डिग्री आपका शोल्डर मूव करता है, कितने डिग्री। अगर आप ये मेरा ये है और यहां से आने में कितना डिग्री मूव करेगा, देखा जाए तो 1-1.5 डिग्री लगभग। तो उतने मूवमेंट के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि जहां अप्रोच इमिंग एरिया में आपने साइड पिक्चर क्लियर किया और उसको इतनी माइक्रो लैंडिंग के साथ आपको फाइन इमिंग एरिया में आना है कि जहां चाहे वहीं रुक जाए। ये नहीं कि गए ये और फिर उठा करके ऊपर जा रहे हैं, मतलब गए गए आ गए और फिर उसके बाद, क्योंकि उतने देर में माइंड सिग्नल क्या हो रहा है, इमिंग एरिया से नीचे गया, फिर आप करेक्ट करो,
फिर क्रॉस चेक करो, जब तक ये फिंगर जो है जितना आपने फर्स्ट पुल लिया हो था ऊपर, वो स्प्रिंग की टेंशन के कारण ये क्या हुआ, कम गया। आप तो सोच रहे हो कि मैं तो 350 ग्राम ले रखा था और वो गया, अब वो 350 नहीं है, वो 150 बच गया, और आप वहां पे सोच के मतलब मुझे 150 ही प्रेस करना है, और उसके बाद आप प्रेस करते हो तो माइंड तो बोलता है 150, लेकिन बच्चा है वहां 350, उस जगह अगर यूं ट्रिगर जर्क जाता है और फिर वो शॉट कहां जाता है, गुरुजी के चरणों में। तो दिस इज ए साइड इफेक्ट। तो क्या करना था, रफ हिमिंग एरिया, बैक साइड देखा, अप्रोच हिमिंग एरिया आया, साइड क्लियरिटी, फर्स्ट पुल का पूरा फीलिंग, ब्रीथ का पूरा साइकिल पैटर्न कंप्लीट, अप्रोच के बाद आ गए फाइन हिमिंग एरिया। फाइन हिमिंग एरिया क्या होता है पता है, जहां पे आप सेकेंड स्टेज ट्रिगर कंप्लीट करते हैं। फिक्स हिमिंग एरिया मैं नहीं बोला, आई एम नॉट राइफल एथलीट कि हमें डॉट 10 है, ओके, आई एम नॉट राइफल एथलीट, हमें अप्रोक्स हिमिंग एरिया के साथ चलना है। इसलिए बोलता हूं मूवमेंट में ट्रिगर ऑपरेट करो, क्योंकि 10 हमारा बहुत बड़ा है, मैं आगे आऊंगा उस पे। यहां तक के कोई सवाल? हाँ आ रहे, उस पे आ रहे, 20 पहले यहां तक की जो रफ अप्रोच फाइनिमिंग एरिया तक के किसी को बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, इसीलिए मैंने इसका बहुत पॉइंट था, हर जगह आपको 5 दिन तक यही चीजें मैं याद दिलाऊंगा, 2 चीजें, एक और इसके आगे आएगा। तो ग्रिप का जो है, मैं जब ऑन द लाइन हम वो चीजों पे, फ्रंट ऑफ द फायरिंग पॉइंट, ये चीजों पे भी आपको ग्राउंड में करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट, जो हमने आपको पीछे बोला था, जो बैलेंस बन रहा है ग्रिप का, आप 3 एंगल से इसको समझिए। जो ये होल्डर, मैं स्टैंड आपको बताया था, जो ग्रिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रिप के जो गन होल्ड कर रहा है, ये कहां पे कर रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। इधर से देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 एंगल की क्रॉस पूरा के पूरा होल्ड इस फिंगर पे आ रहा है। ये तो केवल बैरल की लाइन बनाया है, सेंटर लाइन, जो सेंटर की जो बेट बनता है वो ट्रिगर की शू की कहां पे होना चाहिए, ट्रिगर की लाइन। तो जो सेंटर लाइन, जो पिस्टल की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बनता है, ये सेंटर वहां पे ट्रिगर शू का ये पॉइंट होना चाहिए। बट ये नॉट इन ट्रिगर शू के लिए नहीं बनाया, ये सेंटर पॉइंट बनाया है, आपका ग्रिप पकड़ने की एंगल दिखा रहा है कि आपको 3 एंगल से कैसे कैसे आपको ग्रिप दिखाना है, 1 2 3, जो आपको मैंने पहले बताया, ये 2 और तीसरा। ओके, नेक्स्ट, अब तीनों फिंगर का क्या काम है, सेंटर ऑफ द लाइन, आप इस एंगल से देखिए, ये 90 डिग्री जो बना हुआ है आपको बिल्कुल डायग्राम के साथ, और जो ये लाइन और ये वाला लाइन कहां पे है फिंगर की, जो ये ब्लू लाइन और यहां पे जो ये रेड लाइन दिखा रहा है, कहां पे आ रहा है, बिल्कुल सेंटर। बट ये भी क्लियर कर दूं, दिस इज ए थियोरी, 100% यहां पे सबको लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम जब तक समझते हैं कि मेरे लिए ये ग्रिप साइज सही है कि ये ग्रिप साइज है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हर एग्जैक्ट ग्रिप साइज हम इंपोर्ट कर सके। कुछ हमारे जो जिसके जरिए आप गन खरीदते हैं, वो बीच में आपका साइज का ग्रिप नहीं देता, तो इसलिए पूरा एंगल वो नहीं बन पाता। बट मेरा समझाने का मतलब ये है कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए, ये सेंटर लाइन कहां पे होना चाहिए ग्रिप का। नेक्स्ट, अब इसमें जो दिखाया जा रहा है वही चीजों को दूसरे एंगल से, आप पहले ब्लू मार्क किया हुआ है जो वहां पे था, ये सेंटर लाइन जो ट्रिगर गार्ड के ऊपर है, ये यहां पे है, वही चीज। मेन अब आ गया अंगूठे का,
ये पॉइंट और ये पॉइंट, जो पिस्टल वालों के लिए प्रेशर वहां पे एक हानिकारक है, वहां पे प्रेशर न डालना है। यहां तक कोई समझ में, जो ग्रिप के बारे में आया हूं, किसी को कोई और डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके आगे अब ग्रिप का खत्म हो रहा है। क्या होता है, कुछ टाइम के बाद हमारा ग्रिप का प्रेशर इतना हाई हो जाता है, हम ही नहीं समझ पाते, हम सुन्न हो जाते हैं कि कितना था। तो उस जगह पे रीसेट करो ग्रिप को। हमने एक पीछे कुछ एक वीडियो बनाया था, कब ब्रेक लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, वो भी एक बड़े पॉइंट है। ये नहीं कि एक दो शॉट बेड शॉट मैच में मार के तब बैठे गए। जनरली आप लोग क्या करते हैं, जब एक दो शॉट खराब हो गया ना, तब वो ब्रेक का क्या फायदा। ओके, तो ब्रेक का भी चैप्टर है नहीं, नेक्स्ट। थंब प्रेशर होना ही नहीं चाहिए, केवल रखना है। डोंट लाइक पुश। आपको जब ग्राउंड में आएंगे तो पिस्टल में ग्रिप कितना प्रेशर दे, इतना प्रेशर दे कि एक यूज एंड थ्रो पेपर ग्लास में पानी भर के रखे हैं कि वो पिचक न जाए। एयर पिस्टल में, एयर पिस्टल में कितना होना चाहिए, जितना 500 ग्राम आप ट्रिगर प्रेशर दबा रहे हैं तो उतने ही प्रेशर हर जगह होना चाहिए, ताकि ऑल आर सिमिलर। ये नहीं कि इसको तो प्रेशर कर दिया 2 kg 3 kg और यहां 500 ग्राम, तो फीलिंग नहीं आ रहा है। सिमिलर तीनों फिंगर पे प्रेशर और इसका प्रेशर जब सिमिलर होगा तो ही तो आप एक फ्लो में ट्रिगर ऑपरेट करोगे। मान लो इसका तो पूरा टाइट पकड़ रखा और इसको बोलो नहीं मुझे तो इसको बिल्कुल स्मूथ चलाना है, तो फिर आपको कहां से फीलिंग आएगा। तो सिमिलर वेट कैसे महसूस होगा। क्लियर, और कुछ, नेक्स्ट। लाल क्यों वहां पे दिया गया है पता है, किस किस के ग्रिप में वहां पे कांटेक्ट होता है ये। लाल क्यों निशान लगाया हो, मैं देख लिया आज फोटो, मैंने कई एंगल से देखा है, झांक झांक के देख रहा था, इसलिए अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। क्योंकि जब कांटेक्ट होगा तो कुछ ना कुछ ग्रिप में हलचल होगी, हलचल होगी तो ट्रिगर के साथ में भी, अगर यहाँ पे एक बाल बराबर हलचल हो रहा है तो बैरल इतना लंबा है तो वहां पे क्या होगा, तो फिर वही, और वही 10 मीटर पे कितना डिग्री बनेगा, आप सोचो 10 मीटर पे कितना डिग्री बनेगा। तो इसी के लेकर के, बट हमारे एक तो आप लोग की, आप उंगली इतने छोटे छोटे बच्चे के हैं कि वहां तक ट्रिगर शू तक उंगली ही नहीं पहुंच पाते। मैं सबके आज देखा, क्रॉस चेक कर करके देखा हूं, फोटो ले लेकर के देखा मैंने, बट मैं भी देखा कि उसके पीछे तो ट्रिगर गार्ड जा ही नहीं सकता। अब दूसरा उपाय है कि अब ग्रिप के काटो, अब ग्रिप के काटूंगा तो उसका बॉडी टच, बॉडी बिल्कुल वो हो जाएगा, लकड़ी घिसेंगे तो कहने का मतलब कि हमारे पास वैसा ऑप्शन ही नहीं है ग्रिप का, हमें एक्स्ट्रा स्मॉल ग्रिप चाहिए था, तो लेके बैठे स्मॉल या मीडियम। तो ये सारे चीजें हमारी एक इंपोर्ट करने की और जो हमारे बीच में जो होते हैं उनकी गलती हो जाता है, और हम सही डिसीजन नहीं ले पाते कि वाकई में मेरे हाथ के लिए क्या है। और इस जगह पे हमारी और आपकी भी गलती है, बोलते नहीं बच्चा है बड़ा हो जाएगा तो उसको बड़ा ग्रिप लगेगा, थोड़ा सा बड़ा ही मंगा लेते हैं। जिसे जाते हैं ना छोटे बच्चों को कपड़ा खरीदने, तो बोला 2 साल के बच्चे हैं तो उसको 4 साल का लेके आते हैं, 5 साल का भले ही। तो वैसे ही यहां पे आप हजारों खर्चा कर दोगे, 20-25 हजार का ग्रिप, तो अनकंट्रोल चीजें इफेक्ट। ओके, उस पर हम आगे नहीं चलेंगे। अब ये समझ में आ गया, ट्रिगर फिंगर किस पोजीशन में होना चाहिए। अगर ये बैरल है 90 डिग्री उसका प्रेशर आना चाहिए, ये नहीं कि आप ऐसे पुश कर रहे हो या ऐसे खींच रहे हो। अगर इस तरह से खींचेंगे तो किधर दबाव जाएगा, 90 डिग्री पे किधर जाएगा, और अगर एंडिंग पे करेंगे तो किधर पुश होगा। अगर आप चलो यही हम इसको ट्रिगर समझ लिया। अगर हमने ट्रिगर को
90 डिग्री पुश कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री पीछे आ रहा है, और यही अगर हमने एंड से कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, एक साइड 90 डिग्री, और वही अगर ज्यादा इधर से, ये मैं दिखा रहा हूं कि इतना होता नहीं है, बट नहीं दिखाएंगे तो आप लोग को माइंड में नहीं आएगा। वो माइक्रो यहां पे इस तरह की होगा तो 10 मीटर पर डिग्री में वो जो 10.2, 10.3, 10.1 जो शॉट जाएगा वो 9.8, 9.9 जाएगा, ये इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, पिस्टल शूटर्स के लिए लेफ्ट कोई काम का नहीं है, लेकिन निकाल के तो कहीं नहीं रख सकते पिस्टल वाले, इसको तो हम खोल करके तो कहीं नहीं रख सकते। तो उस जगह पे क्या है कि इतना ज्यादा नजदीक से नजदीक रखो कि आपको बॉडी को डिस्ट्रैक्ट ना करे। नहीं ऐसे रख लिया जी, अरे, तो इसको इतना ज्यादा कांटेक्ट में रखे कि आपको वो सपोर्ट करे, खुला नहीं छोड़ देना। ऐसे एक कहीं को देखा के तो ये हाथ तो डांस कर रहा है, इधर से तो फिर ये भी तो डांस करेगा। तो इसको कहीं ना कहीं लेफ्ट को भी लॉक करके रखो, या जेब में या बेल्ट में, ताकि ज्यादा आपको सपोर्ट करे। ओके, खुला नहीं छोड़ देना है। नेक्स्ट, कौन ब्रीफ कर सकता है? ओपनली है। एनीवन टू ब्रीफ दिस स्लाइड? अरे सब कुछ लिखा है, बताया हुआ है, फ्रंट साइड, रियर साइड, टारगेट क्या है, रिलेशनशिप है पूरा, कैसे क्या है, क्लियर ओपन है। इतना सब कुछ डायग्राम के साथ प्लस माइनस जोड़ घटाव करके लिखा हुआ है। वेरी गुड। थ्योरी क्या बोलता है? जो ये हमारा काला का रिंग है 7 का, ये काला है, वही फ्रंट साइड का साइज आपको 10 मीटर से पूरा काला कवर होना चाहिए, और होता है जो आपके फ्रंट साइड लगे हैं। अब ये तो काला और ये फ्रंट साइड हो गया, कवर हो गया। अब बच गया ये व्हाइट, जो आज मैंने फर्स्ट ग्रुप को बोला था कि आप लोग जो फोकस करते हो हमेशा ये काला और ये काला के गैप को कि ये कितना कम ज्यादा है, जो नहीं करना चाहिए। बट दिस इज नॉट टॉपिक, इसका वो टॉपिक नहीं है। मैंने आप लोग को उस टाइम पे समझाने की कोशिश ये किया था कि ये इसको फोकस, बट ये जो ये लाइन, ये फ्रंट साइड हो गया, क्लियर, ये फ्रंट साइड, आई नो, यू नो। अब ये जो है गैप बैक साइड का है, तो बैक साइड का गैप क्या बोलता है? हाफ, हाफ एंड हाफ। किसका? अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो आधा सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर। मतलब अगर आप वहां पे कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसके आधा आधा आधा, ताकि आपको अलाइन करने के लिए, माइंड को सिग्नल के लिए 3D तीनों एंगल इक्वल इजी दिख सकते हो आप। दिस इज ए थ्योरी। मैं दोबारा बता रहा हूं, दिस इज ए थ्योरी। प्रैक्टिकल में बहुत लोग इससे 50% रखते हैं, ये गैप और भी कम कर देते हैं, यहां पे रखते हैं, ये कम कर देते हैं, ये भी कम करते हैं। ओके, तो दिस इज ए थ्योरी। मतलब आप लोग को नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या बोल रहा है हमारा आईएसएसएफ। नेक्स्ट, जितने लोग पहनते हैं हमारे जैसे, उनके लिए है, और पहनना चाहिए सबको, सबको। जिसके पास ना है 0 पावर के लगाओ। रीजन क्या है कि कभी कभी ऐसी चीज होती है कि आंखों के ऊपर आ जाता है और वो मैच के दौरान कुछ हमें नुकसान कर देता है। खासतौर पे 25 मीटर में हवा चल रहा है, आप 10 सेकंड चला रहे हैं, उसका पाउडर आंखों में आ रहा है और फिर भी चलाना ही पड़ेगा, मजबूरी। तो उस समय आपको आंखों को कवर करता है वो। खासतौर पर 10 मीटर, जो 25 मीटर वालों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें बहुत ये सब नुकसान शुरू में हुआ था। बट आप कभी भी बनवाने के लिए जाते हैं ना इसको, तो क्या करता है दुकान वाले चाहे डॉक्टर, आपको लगाएगा डेमो और आई बॉल का सेंटर मार्क करता है। उस टाइम पे आपको लगाएगा ऐसे पूरा वो, और आप जब पहनेंगे थोड़ा सा कंफर्टेबल में, तो जब आप मेजर करने जाते हैं तो उसी टाइम पे इसको उसके पहने पे नहीं, आप अपने हिसाब से जहां पहनते हैं वहां पे रख करके सेंटर मार्क करो, ताकि लेंस का सेंटर जो है आपको एग्जैक्ट सही मिले। अगर लेंस का उस टाइम पे आपने बनाया गलत और यहां पे फिर, तो वो क्लियरिटी
आपको नहीं मिल पाता है, जो एकदम डॉट सेंटर वो मार्क करके वो लोग देते हैं। तो ये पहनने के लिए हमें हमेशा उस तरह से आपको बनवाना है कि ये सेंटर जो आई बॉल आए, न एक साइड हो न एक साइड हो, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आना चाहिए आई बॉल, ऐसा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। ये चैंपियन वाला पॉइंट 3 है। 3 स्लाइड है ट्रिगर का, कैसे आप लोग ट्रिगर ऑपरेट करते हैं वो। फर्स्ट स्टेज स्टॉप, सेकेंड स्टेज फॉलो थ्रू। मतलब यहां पे क्या है, आपने टच किया, ये ले लिया फर्स्ट सेकेंड एंड फॉलो थ्रू, 2 स्टेज। नेक्स्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड कंटिन्यू, ये है फर्स्ट और सेकेंड, ये वाला ट्रिगर ऑपरेट करते हैं। इसमें इफेक्ट क्या है आगे बताएंगे। नेक्स्ट, एक ये है जी, चला ब्लॉक, चला ब्लॉक, मतलब जैसे हमने गए फर्स्ट पुल लिया, फिर टारगेट पे फोकस किया, नहीं नहीं रुक रुक रुक, नहीं 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 नहीं, हाँ फिर चल, नहीं 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 नहीं, तो बाहर जा रहा है। तो ये वाला स्टेज आप सब लोग फॉलो करते हो। मन में हमेशा दुविधा, नहीं 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 नहीं, अरे ट्रेनिंग कर रहे हो, करके देखो ना क्या होगा, नहीं नहीं के बजाय अपना हिम्मत खोलो। और जब आप यहां पे खोलेंगे, अरे ये तो मैं इतने साल से बेवकूफ बन रहा था, मतलब ऑन मूवमेंट और एक सीक्वेंस में चलाया तो 100 के कार्ड मार रहे हैं। अब बैक कीजिए, बैक, एक और बैक। ये आप सब लोग कोई ओलंपिक का, वर्ल्ड कप का, फाइनल का वीडियो देखना है। हम देखेंगे कि 8 एथलीट एयर पिस्टल में जो फाइनल खेल रहा है, उसका ट्रिगर चलाने का पैटर्न क्या है। क्या आप जैसा चला रहा है, या आप जैसा चला रहा है, या आप जैसा चला रहा है। देखो, वो एक सीक्वेंस में आता है, होल्ड किया, क्लियर, आया एमिंग एरिया में, 3 से 5 सेकेंड में ट्रिगर ऑपरेट कर रहा है। मैंने हीना सिद्धू का शूटिंग का देखा था, वो मैं 1 मिनट, उसमें अभी किसी के हम इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, इसमें हम आज के दौर में बात कर रहे हैं, हम पीछे 10 साल पीछे की बात नहीं कर रहे हैं। हम हमेशा उस एथलीट को देखते हैं जो अपना एक बेस्ट स्कोर शूट कर रहा है, उस एथलीट को देखते हैं कि जो मैक्सिमम बार बार वर्ल्ड कप और ओलंपिक खेल रहा है। हमें किसी व्यक्ति वर्ग से हमें तुलना नहीं है, हमें बेस्ट टेक्निक को रिसीव करना है। तो बेस्ट टेक्निक क्या है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर एक अच्छे ट्रिगर ऑपरेट करना है तो 2 पार्ट में ट्रिगर ऑपरेट करना ही पड़ेगा। एक फर्स्ट पुल कंप्लीट, देन फॉलोड बाय सेकेंड स्टेज। रीजन कि अगर आपने, आज मैंने तकरीबन सबका 350 के आसपास ट्रिगर बेट मैंने चेक किया या सेट कर दिया, 350 ग्राम आप तो ट्रिगर के ऊपर ही ले लिया है, आपके पास बचा 150 ग्राम। तो आपको इमिंग एरिया में आके 150 ग्राम ही तो ऑपरेट करनी है, 500 ग्राम थोड़ी ऑपरेट करनी है। तो आप, अगर आपने टारगेट के ऊपर यहां पे अप्रोच इमिंग एरिया में 350 ग्राम वेट लिया है, और यहां से माइक्रो लैंडिंग के साथ यहां पे आते हैं, और इस जगह पे 2 से 5 सेकेंड के अंदर में 150 ग्राम आपको रिलीज करनी है, न कि 500 ग्राम यहां पे। तो आपने 350 ग्राम और इंक्रीज करते हुए, फॉलो थ्रू करते हुए डाउन, ये करना है। नहीं होती। हाँ, नहीं होगी। एक बिगनर जो ग्रास रूट के एथलीट है, उसके लिए रनिंग, मतलब जहां पे रफ इमिंग एरिया है वहां से आए, फाइन इमिंग एरिया में साइड क्लियर, फर्स्ट पुल फॉलोड बाय सेकेंड, इमिंग एरिया में पहुंचा या पहुंचने से पहले ठम, वो ग्रास रूट के लिए सही है कि रनिंग थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे चलेगा, क्योंकि न उसका स्ट्रेंथ उतना है,
न उतना कॉन्फिडेंस लेवल है। लेकिन एक लेवल पे जाकर के जब आपको पता है कि मुझे एक बैक टू बैक एक अच्छे शॉट रिपीट करना है, तो मे बी में आप ट्रिगर ऑपरेट नहीं कर सकते कि हाँ समटाइम्स था ऊपर समटाइम्स था नीचे, नहीं कर सकते। तो उस जगह पे क्या है कि फाइन एमिंग एरिया में कितना आप शार्प और स्मूथ ऑपरेट कर पा रहे हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मेरे लिए। अगर हम फर्स्ट पुल लेके रोक रहे हैं, उसमें आप बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है, एंड अगर हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो ग्रास रूट के शूटर्स वैसे कर रहे हैं। एंड अगर जो अच्छे लेवल के आज के डेट में जो है वो फर्स्ट पुल ले रहे हैं, वहां पे रुक रहे हैं एमिंग एरिया में आके, एंड देन जब वो कंफर्टेबल हो रहे हैं तब वो शॉट ले रहे हैं। तो इसमें डिफरेंस, मतलब शॉट लैंडिंग में डिफरेंस फिर कैसे आ रहा है, मतलब ये क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं? अब मेरे को प्रैक्टिकली वो चीज समझने में बिल्कुल, मैं आपको समझाऊंगा, मेरा काम वही है समझाना। इसमें हम गन लैंडिंग के उस पे नहीं है, हम ट्रिगर के ऑपरेट करने की बारे में बात बता रहे हैं। हमने 3 स्टेज पे गन को लेकर के आने के बताया, रफ एमिंग एरिया, फाइन एमिंग एरिया एंड अप्रोच एमिंग एरिया एंड फाइन एमिंग एरिया। तो अप्रोच एमिंग एरिया में आपको फर्स्ट पुल कंप्लीट ले लेना है। एक रीजन क्या है, क्यों लेना है? हाँ वेरी गुड, आप वहां पे 350 ग्राम ट्रिगर बेट आपने ऊपर ले लिया और उस प्रेशर के साथ आप एमिंग एरिया में आ रहे हैं, तो आपको नीचे फाइन एमिंग एरिया में क्या करना है, 150 ग्राम ही तो ऑपरेट करना है। लेकिन कोई शूटर अगर कंफर्टेबल है एमिंग एरिया में आके ही वो पूरा करने में, तो फिर मतलब वो उसके लिए, हर शूटर के लिए नहीं, बट किसी शूटर के लिए वो अगर कंफर्टेबल है कि वो एमिंग एरिया में आने के बाद ही वो पूरा वो 350 फुल ले, रुक के फिर वो अपना 150 कंप्लीट करे, या वो कंटिन्यूअस सेम प्रेशर एक्सर्ट करते हुए वो अपना ट्रिगर को रिलीज करे। वो सर फाइन एमिंग एरिया में आके आप अगर पूरा 50 ग्राम 500 ग्राम करेंगे तो पिस्टल में चार होने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा ना? नहीं, मैं आपको दोनों एंगल से समझा रहा हूं। मैंने हर स्लाइड में यही बोल रहा हूं कि दिस इज ए थ्योरी, हर इंसान पे हर लागू नहीं होता है। लेकिन एक अच्छे शॉट एक अच्छे पावर के साथ हर शॉट को अच्छे तरीके से रिपीट करने के लिए, कि आपको पता है कि मुझे ये कार्ड तो 100 चाहिए ही चाहिए, उतना कैपेसिटी आपके पास है, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस उसी पैटर्न से आप कर रहे हैं। अगर आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ट्रिगर की टेक्निक चेंज करनी चाहिए। इसमें सर एक क्वेश्चन है कि कोई शूटर जैसे ये फर्स्ट पुल लेके रोकना एंड देन सेकंड पुल रिलीज करना, ये प्रैक्टिस मैं शुरू से कर रही थी जब मैं पिस्टल स्टार्ट करी, बट वो मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो मैंने अपना कंटिन्यू ट्रिगर प्रेसिंग वो मैंने किया। तो ये जो ड्यूरेशन है, कैसे मेरे को समझ में आएगा कि दोनों में से मेरे लिए कौन सा बेनिफिशियल? आपने 100 का कार्ड कितने बार मारा? मैंने नहीं माना है, दोनों में से किसी ओके, भी टेक्निक आपने ट्रेनिंग क्यों करते हैं? 10 मारने के लिए। तो 10 मारने की बेस्ट तरीका, अगर आपको आपकी टेक्निक अगर सही है तो कोई गलत नहीं है। नहीं सर, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, मेरे लिए कौन सा टेक्निक सही होना होगा, ये चीज आपकी मेरे को हाँ कैसे बिल्कुल समझ सही में बात है, आपकी पर्सनल चीजें हैं, आपको व्यक्तिगत आपको मैं समझाऊंगा। एक बार थ्योरी में पूरा पैटर्न खत्म कर दो। ओके, कभी कभी फास्ट फूड लेके लाते लाते शॉट निकल जाता है, ऊपर 1-2 में चला जाता है। वो क्योंकि हम अनकॉन्शियस, हमें फील ही नहीं कि हमने फर्स्ट पुल कितना लिया, तो वो इसी लिए हम ट्रेनिंग करा रहे हैं कि हमको फील होनी चाहिए कहां पे हमको फर्स्ट पुल लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। मैं ट्रेवलिंग के दौरान फर्स्ट पुल के नहीं, आपको 350 ग्राम पे सेट किया हुआ है तो 150 ग्राम आप जाकर के आपको फील आएगा। आप बिल्कुल ही पता ही नहीं कि मैंने कितना दबा दिया तो कहीं भी फायर होगा। और एक्सीडेंटल कभी ऐसा होता है, वो है डिफरेंट, बट हमेशा हो रहा है तो इसका मतलब कॉन्शियस होकर फील आप ले ही नहीं रहे कि मैं फर्स्ट पुल पे जाके अटक रहा है या नहीं लटक रहा है। आपको फील आता है ना कि यस फर्स्ट पुल आके स्टॉप। इसीलिए 2 स्टेज की ट्रिगर बनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट हाँ, किसका क्वेश्चन? हाँ, जब मेरा फास्ट लूप रहता मेरा शॉट ना मतलब नहीं करता, उतना फास्ट उस जगह पे क्या है ना कि आप
साइड को नहीं देख रहे हो, आप वहां पे टारगेट पे देख रहे हो कि हाँ अब मेरा एमिंग एरिया में है, दबा। तो जगह जब तक माइंड को सिग्नल मिलता है कि दबा, जब तक प्रेशर आता है, जब तक जर्क चला जाता है। तो वो डिफरेंट चीज है कि आपकी अटेंशन जो है 100% डॉट फिक्स इमिंग एरिया के लिए आप काम खोज रहे हैं। जब तक वो ब्लॉक रहता है, जैसे माइंड को रिसीव, हाँ परफेक्ट ठक, तो ठक तो गया। मैं बोला नहीं था कि आपको जर्क कर रहे हो, आपको लाइन पे आके बोला था क्योंकि दूर से आपका दिख रहा था। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये तो ब्लॉक वाला इन्हीं लोग के हो गया। नेक्स्ट, ओके, यस, लिफ्टिंग, ब्रीदिंग, ट्रिगर एंड टाइमिंग, ये है एक कोऑर्डिनेशन ग्राफ बनाया हुआ है। ओके, कि कैसे कैसे कितना ट्रिगर प्रेशर, जो आप लोग बोले ना कहां पे कितना प्रेशर होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, यहां पे हमने ट्रिगर, लिफ्टिंग एंड ब्रीदिंग, कि पूरी की जब हम एक साथ ये आ रहा है तो तकरीबन हमारा जो कोऑर्डिनेशन जो है कहां पे कितना इंक्रीज होनी चाहिए, कितना डिक्रीज होनी चाहिए और कहां पे क्रॉस होनी चाहिए, वो ट्रिगर की कोऑर्डिनेशन बता रहा है। अब ग्राउंड में वो चीजें मैं आपको समझाऊंगा जब आप लोग लाइन पे आएंगे। नेक्स्ट, वाह, गोल्फ का सीन आ गया। कौन कौन लाइक करता है गोल्फ का? वेरी गुड, ओके। कोई बता सकता है इसका रीजन क्या है? एनीवन? क्यों करते गोल्फ वाले इतना फॉलो थ्रू? हाँ तो मान लो तो गए और फिर आ जाना चाहिए ना, वो गए जब तक बॉल नहीं गिरता, जब तक वो... नहीं, आधा रुक मैं देखा मैंने, क्योंकि मेरे को गोल्फ के बारे में कुछ नहीं आता जाता, मैं जीरो हूं। लेकिन सरकारी क्वार्टर जब आर्मी था तो मेरे सामने ही गोल्फ ग्राउंड था और कौवा खूब वो गेंद लेकर के मेरे घर में छोड़ा करता था। ओके, इनका फॉलो थ्रू वो ऐसा है कि जब तक वो गेंद वहां गिर नहीं जाता जहां पे है, जब तक वो... तो यही अपने लिए लागू है कि जब तक हमें माइंड को, शॉट को कॉल नहीं कर लेते कि मैंने कैसा ट्रिगर ऑपरेट किया, कैसा साइड था, कहां एमिंग एरिया है, कैसा मेरा फीलिंग्स था, जब तक गन को डाउन नहीं कर लेना है। ये नहीं एक बुलेट रास्ते में हो या बैरल में, उससे पहले डाउन कर देते हैं। तो ये समझाने का मेन मकसद है। अब दूसरी एंगल से फॉलो थ्रू के बताता हूं। अगर यही बैरल समझो कि यहां से अगर बुलेट निकलता है तो तकरीबन 6 इंच तक उसका प्रेशर रहता है, एयर प्रेशर। और अगर ये एयर पायलट अगर यहां पे पहुंचा है और आपने गन को पहले डाउन करने लगा तो उसको नीचे वाले कॉर्नर पे प्रेशर होगा, तो बुलेट का एंगल चेंज हो सकता है। जो शॉट 10.0 जाना चाहिए वो 9.9 लगेगा, क्योंकि आपने उससे पहले ही तो प्रेशर नीचे की तरफ था एंगल। वो पहले शक्तिमान नहीं था वो मूवी, उसको डायरेक्शन चेंज हो जाता है, चाहे साउथ की मूवी जो होता है उसका। तो ये चीजें इफेक्ट है फॉलो थ्रू न करने का। समझ में आया फॉलो थ्रू का? ओके, नेक्स्ट, अगर ये सारे चीजें आप फॉलो करते हैं, ये मेरे एक बच्चा गुजरात का था, 17-18 साल का है, उसने पिछले महीने ऐसे, तो मैंने फोटो ले लिया, वही मैंने चिपका दिया यहाँ पे। ऐसे रिजल्ट है। बट ऐसे रिजल्ट क्या है, हम लोग अपने ही ट्रेन से डरते हैं। अगर 7-8 ट्रेन अगर मार दिया ना तो क्या माइंड में होता है, बोला रे एक आध कहीं बाहर लग जाए, बाहर लग जाए, कहीं 100 ना लग जाए, कहीं 100 ना लग जाए। ऐसी थॉट रात दिन जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? ट्रेन के लिए। और अपने ट्रेन से डरते हैं, मतलब इतना खर्चा, इतना टाइम, इतना मेहनत, और जब 8-9 ट्रेन लग जाए तो बस अब क्या, क्यों? तो इसको यू गिव कमांड,
जो मैंने बोला, क्यों इतना हम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों में उस जगह यू टेक फ्यू मिनट एंड स्टॉप योर शूटिंग, सम गिव योर माइंड को सिग्नल दो कि हम इतना खर्चा, इतना स्ट्रगल, इतना मेहनत, भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं, यही थॉट के लिए। गिव कमांड, स्टॉप, अपने आप को स्टॉप दो, माइंड आपका सोच स्टॉप करेगा। और फिर व्यू सेकेंड बेस्ट शॉट पैटर्न को विजुअलाइजेशन करो एंड रिपीट करो। अगर उसके दौरान चलाए तो शॉट गुरुजी के चरणों में। समझ गए? नेक्स्ट, वाह, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, आप लोग का कोई क्वेश्चन है क्या तो पूछ सकते हैं। सर एक है, जो हम फीट क्लोज करके करते हैं, यहाँ पे जैसे हम जूता पहन के नॉर्मल वाले क्लोज, कभी कभार हम लोग वो बैलेंसिंग टाइप में भी करते हैं, तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? केवल हम अपने लोअर मसल्स को एक्टिव करने के लिए, ताकि अपर बॉडी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले, मिनिमम मूवमेंट हो, इसलिए बैलेंस पैड, इसीलिए थेराबैंड, इसीलिए क्लोज फिट, एवरीथिंग। मतलब बैलेंस पैड है नॉर्मल जमीन के ऊपर टोस फिट होने में कोई नहीं, बैलेंस पैड है डिफरेंट, उससे वो एक स्टेज आगे का वो है। हाँ हाँ, हम कराते हैं ऑलरेडी और होना चाहिए, बट मैं हर जगह ये नहीं कि आई डोंट नो कि हम आप लोग को नहीं जान रहे थे कि हम इसलिए थेराबैंड मस्ट भी इसीलिए बोला था। अब बैलेंस पैड यहाँ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप लोग एक्सरसाइज मैं बताऊंगा वो आप करेंगे। ओके, मेन है कि 5 दिन में आपको कोई चैंपियन नहीं बना सकता, बट 5 दिन में चैंपियन कैसे बनते हैं वो जरूर बता सकता हूं। तो वो मेरा उद्देश्य है कि चैंपियन कैसे बनना है, आप लोग ये समझ करके आपको ट्रेनिंग करना है। क्लियर?